हेलो फ्रेंड्स, मैं यशदीप दहिया स्वागत करता हूं आपका फार्माडॉक्स कंसल्टेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने शेड्यूल एम 2023 पे एक ये सीरीज़ बनाई है। हमने इसे हिंदी में बनाया है ताकि सीनियर मैनेजमेंट से लेकर और जो अनस्किल्ड लेबर है वो तक भी शेड्यूल एम 2023 के सारे प्रोविजंस को अच्छे से जान जाए और उनको इम्प्लीमेंट कर ले। तो आप ये पूरी सीरीज़ हमारी देखिए। आप चाहें तो हम आपकी कंपनी आगे आपके स्टाफ को ट्रेन भी कर सकते हैं, पर किसी कारण से अगर आप हमें नहीं बुला सकते हैं तो ये वीडियो आप अपने पूरे स्टाफ को एक ग्रुप ट्रेनिंग सेशन में दिखा सकते हैं ताकि वो पूरे शेड्यूल एम को जान जाए, समझ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और आपको काम की लगती है तो आप इसे शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है शेड्यूल के बारे में तो आप इसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेड्यूल एम 2023 के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट डेडिकेटेड है उन स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो इनमें हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जिनको ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, या सेक्स हार्मोन्स, या वो स्टेरॉइड्स जिनके अंदर एनाबॉलिक या एंड्रोजोनिक स्टेरॉइड्स हैं। क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होते हैं, इसके लिए ये चैप्टर एक डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। इसके अंदर इन्होंने टोटल 13 पार्ट्स दिए हैं। तो पार्ट 1 में वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपको फैसिलिटी ऐसी बनानी है कि जिससे आपके जो भी ऑपरेटर्स हैं वो उस हजार्डस सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड रहें। उसका जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें भी हजार्डस सब्सटेंस रिलीज़ ना हो पाए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए तो जनरल पब्लिक तक पहुँचेंगे तो जनरल पब्लिक की भी हानि होगी। उसके बाद पार्ट 1 में ही वो बताते हैं कि जो आपने ये सेक्स हार्मोन या ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स या स्टेरॉयड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक बनाने हैं, उसके लिए आपकी एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होनी चाहिए। आप चाहें तो एक सेपरेट बिल्डिंग भी रख सकते हैं और चाहें तो उसी बिल्डिंग के अंदर आप एक सेपरेट फ्लोर या सेपरेट पार्ट भी रख सकते हैं। अब इसकी सेपरेशन आपने कितनी ज़्यादा करनी है ये डिपेंड करेगा आपका कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पोटेंट है, कितना ज़्यादा हजार्डस है, कम डोज में कितनी हानि वो पहुंचाता है। और इन फैसिलिटीज़ को हम कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी कहते हैं। और आपको फैसिलिटी का डिज़ाइन करते वक्त आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान से रख सकते हैं। चाहे तो आप बैरियर टेक्नोलॉजी भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आपको अपना HVAC भी इस तरह से डिज़ाइन करना है ताकि आपकी पर्सनस को कम से कम कोई हानि पहुँच सके। आपको एक्सट्रैक्शन सिस्टम रखना है कि डस्ट कहीं भी उड़ रही है तो एक्सट्रैक्ट होकर चली जाए। अपने पर्सनस के लिए आपको PPE किट्स देनी है, मतलब पर्सन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। उसके अंदर आपके वाटर प्रूफ गाउन्स आ जाते हैं जिनसे मतलब पार होके कोई भी हमारे हजार्डस इंग्रेडिएंट्स आ नहीं सकते हैं। आपके मास्क स्पेशल टाइप के आ जाते हैं। और इसके अंदर आपकी गाउनिंग और डी गाउनिंग का प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आप एरिया में काम करने जा रहे हैं तो आपका गाउन ऐसा होना चाहिए जिससे पार होके पर्सन ब्रीथ ना कर पाए वो कंटेमिनेटेड एयर को। और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसकी डी गाउनिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको डी गाउनिंग कर तक वो उस दूषित पार्टिकल्स को सूंघ ना पाए या आसपास कंटेमिनेशन ना फैला पाए। इसके अलावा टाइम टाइम पे आपको अपने कर्मचारियों का मेडिकल एग्ज़ाम भी करना है कि उनको कोई भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं डेवलप हो रहे जिससे पता लग रहा हो कि उनको कितनी हानि पहुंच रही है उस एरिया में काम करने से। पार्ट 3 का अब सब पार्ट 2 है वो रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो इसके अंदर देखिए सभी प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा हजार्डस नहीं होते, हार्मोनल में भी ऑन्कोलॉजी में। तो आपको जब भी इसका रिस्क असेसमेंट करना है तो आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा पोटेंट है, उससे कितनी ज़्यादा हजार्ड आपको हो सकता है। तो इसमें हजार्ड आपका जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है उससे आपके वातावरण में हो सकता है, या आपने जो ETP में आप केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं अपना, उससे भी आपको हानि पहुंच सकती है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंच सकती है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये भी रिस्क असेसमेंट का काम है। तो आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा होना चाहिए। और आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के लेवल कितने हैं, मतलब एक एयर के अंदर कितना ज़्यादा एक्सपोजर हानि पहुंचा सकता है या कितना कम से कम आपको रखना होगा उस एरिया के अंदर, इसकी आपके पास लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट शैल टेक इनटू अकाउंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लेवल्स इन द वर्क एनवायरनमेंट। तो इस तरह से पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट का कंप्लीट होता है। पार्ट 3 का एक और सब पार्ट है हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन।
तो कहते हैं कि आप जब इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इतनी सारी प्रोटेक्शंस ले रहे हैं आप, तो उससे ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट पे ही कोई क्वालिटी में इश्यूज आ जाए। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आपको उसका HVAC देना है, वहाँ पे क्लीन रूम की जो क्लास है आपको वो क्लास देनी है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी देनी है। तो प्रोडक्ट को आपको टोटली प्रोटेक्ट करना है, ये पार्ट 3 कहता है। शेड्यूल एम पार्ट 3 का सब पार्ट है हमारा 4, जो डिस्कस करता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड ब्रीदिंग एयर सिस्टम। ये एक नया पॉइंट आया है हमारा, शेड्यूल एम में पहले नहीं होता था, कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब उसकी जो ओवरऑल जो वो पहनेंगे, इसके बाद वो शूज़ कैसे पहनेंगे, फुटवेयर कैसे होंगे, उनका मास्क कैसा होगा और उनका ब्रीदिंग सिस्टम कैसा होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है, जो आपकी ड्रेस रहेगी वो फ्लैशपन होनी चाहिए। फ्लैशपन का होता है मतलब वो उसमें ब्रीदेबल नहीं हो, जैसे इस कपड़े में से तो पानी आर पार चला जाएगा, लेकिन उसका जो कपड़ा होगा, जो गाउन बनाया होगा या डांगरी पूरी ओवरऑल बनाई होगी, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके आर पार ना तो हवा जा पाए ना पानी जा पाए। तो पॉलीथीन का वो मटेरियल का आपको बनाना होगा। इसी तरह से आपके पैर को पूरा कवर करने के लिए भी इसी तरह का क्लीनेबल कोई भी शूज़ होना चाहिए, या बांधने लायक कोई कपड़ा की सॉक्स वगैरह हो, ताकि आपका पैर पूरी तरह कवर रहे। फिर आपको जो अपने डिस्पोजेबल गॉगल्स आपको लगाने होंगे, ताकि ये आपकी आँखें भी प्रोटेक्ट रहें। और आपको डबल ग्लव्स डालने होंगे, मतलब 2 ग्लव्स आपको डालने हैं, एक ग्लव्स के ऊपर आपको दूसरा ग्लव्स डालना है। और आपको फेस प्रोटेक्शन के लिए भी आपको रेस्पिरेटर, आई और फेस प्रोटेक्शन विद एसोसिएटेड ब्रीदिंग सिस्टम आपको डालना होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब भी आप ब्रीदिंग एयर सिस्टम यूज़ करेंगे, ब्रीदिंग एयर सिस्टम क्या होता है कि आप जैसे कंप्रेशन मशीन पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक मास्क डाल लिया और वहीं पे आप सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वाल के ऊपर आपको एयर का एक वाल लगाना पड़ेगा, उस एयर के वाल से पाइप आएगी और वो पाइप आके आपके मास्क में आएगी। तो आप जो भी हवा लेंगे वो बाहर से हमारे एयर कंप्रेसर से हवा आएगी, एयर कंप्रेसर से जो हवा आएगी वो हेपा फिल्टर से फिल्टर होके आएगी। और उस हवा का टेम्परेचर कितना है, उस हवा का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। उस हवा को आप ब्रीथ कर सकते हैं, अपने इस जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है उस हवा को आप ब्रीथ नहीं कर सकते। उसको ब्रीथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। इसके अलावा जो आप सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप चाहें तो आप बैटरी लगा के, यहाँ पे एक पंखा लग जाता है, वो पंखा फिर आपको रूम से ही हवा लेगा वो, पर उसको फ़िल्टर करेगा, हेपा फिल्टर्स या और डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स होंगे, फिर उस हवा को वो आपके पास पहुँचेगा। और इसमें कहा गया है कि बाई चांस कभी इमरजेंसी हो जाए, जैसे आप बाहर से हवा ले रहे हैं, एयर कंप्रेसर से हवा आ रही है और एकदम लाइट चली जाए, एयर कंप्रेसर बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप तो फटाफट तब खूब सारे सायरन बजने चाहिए, सबको मेंटेनेंस वाले को पता चलना चाहिए कि ये आपकी सारी लाइट चली गई है। तो जो पर्सन होगा वो तो उसी इन्वायरमेंट में होगा, तो वो सांस कैसे लेगा, या वो अपने रूम की सांस लेनी शुरू कर देगा, उसको तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंच जाएगी। तो उसके लिए 5 मिनट की एटलीस्ट उसके एक ऑक्सीजन की बोतल उसके पास होनी चाहिए, जिससे इमरजेंसी में हवा वो ले सके। तो बाकी डिफरेंट टाइप के जो भी जोन्स होते हैं हमारे, जहाँ पे कंटेमिनेशन कम है, तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो सारा जो भी किस टाइप की आपने पर्सनल की ब्रीदिंग सिस्टम रखना है, डिपेंड करता है वो कितने ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, किस टाइप की हवा में एक्सपोज हो रहा है। और आपने जब भी आपकी लाइट कभी चली जाती है, तो आपको ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना हो रहा है, मतलब ये आपकी जो भी एयर कंप्रेस से हवा आ रही है उस पर ये चीज़ें मेंटेन मतलब नोट करती जानी चाहिए कि भाई CO2 कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा जो भी आपकी जो पाइप्स आ रही है ना, जिससे हवा आ रही है आपके रूम के अंदर, जो पर्सन आपकी हवा ले रहा है, वो आपकी स्टील की होनी चाहिए या किसी ऐसे मटेरियल की हो जिससे कोई पार्टिकल छूट के वो ऐसा ना है वो उसको सांस ले और उसको ही कोई हानि पहुंच जाए। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब पार्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड ब्रीदिंग सिस्टम, हार्मोन्स और ऑन्कोलॉजी के लिए। तो आपकी फैक्ट्री में अगर आप कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अपने कर्मचारी को आपको ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अब इसका सब पार्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, तो इसको डायरेक्ट इसकी एयर को हम वातावरण में नहीं निकाल सकते।
और अगर आप एटीपी में भी निकाल रहे हैं इसकी एयर को, लिक्विड को, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे बाहर एग्जॉस्ट कर रहे हैं एयर को, तो उसको भी आपको प्रॉपर फिल्टर से आपको पास करके तब आप एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 5 नंबर पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 का सब पार्ट है 6, फैसिलिटी लेआउट। तो हमारी फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी कंटेमिनेशन ना हमारे रूम के अंदर आ पाए, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आ पाए, ना मैन्युफैक्चरिंग एरिया से बाहर जा पाए। इसके लिए आपको पर्सनल एयरलॉक लगाने हैं, मटेरियल एयरलॉक बनाने हैं, चेंज रूम्स बनाने हैं, आपको पास बॉक्सेस बनाने हैं, पास थ्रू हैचेस बनाने हैं, तो या जो भी ऐसी फैसिलिटी जो आपको वो करनी है। आपको इंटरलॉक ऐसे बनाने हैं कि एक दरवाज़ा खुल गया तो दूसरा दरवाज़ा ना खुले। इसके अलावा आपको क्रॉस और बेंच भी आपको रखना है। और जब भी पर्सन इस हार्मोन सेक्शंस या ऑन्कोलॉजी सेक्शन या स्टेरॉइड सेक्शन से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते वक्त भी वहाँ पे उसके पास एयर शावर होना चाहिए। इसके अलावा प्रीमाइसिस में आपको प्रेशर डिफरेंशियल रखना है, ताकि जहाँ पे कंटेमिनेशन का काम हो रहा है वो नेगेटिव रहे और जहाँ पे कंटेमिनेशन कम है वो पॉजिटिव रहे, ताकि बाहर हमारी कंटेमिनेशन ना आ पाए। और आपको अपने लेआउट्स बिल्डिंग के अंदर लगाने हैं ताकि सब समझ सकें कि कौन सा एरिया क्रिटिकल है हमारा, कौन सा लेस क्रिटिकल है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सीलिंग से कोई भी लीकेज ना हो। जैसे फॉल सीलिंग्स में कई बार लीकेज होती है, या सर्विस एरिया में कोई भी लीकेज ना हो। और लास्ट में वो दोबारा से कहते हैं कि आपको नेगेटिव एरिया रखना आपके इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि अंदर फ्लोटिंग पार्टिकल्स आपकी प्रीमाइसिस से बाहर ना जा पाए। तो 6 पार्ट फैसिलिटी इक्विपमेंट का यही है। पार्ट 3 के सबसे इम्पोर्टेंट सब पार्ट पे हम आते हैं, एयर हैंडलिंग सिस्टम। ये 7 नंबर पार्ट है। तो जो भी हमारी कंटेमिनेशन कंट्रोल हो रही है ना, उस सब का रिस्पॉन्सिबल हमारे एयर हैंडलिंग सिस्टम है। तो ये बहुत अच्छे से आपका डिज़ाइन होना चाहिए। इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एरिया से एयर डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आपको नहीं निकालनी है। और जो भी आपको अंदर अपने एयर देनी है, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे आपको नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो इस तरह का आपका डिज़ाइन होना चाहिए कि आपके पास एयर प्रेशर में जब भी कोई वेरिएशन आ जाती है जो अनएक्सेप्टेबल है, तो आपका अलार्म बज जाए, ताकि मेंटेनेंस स्टाफ या मैनेजमेंट या जो भी आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इनको पता लग जाए। और जब भी आप AHU को स्टार्ट कर रहे हैं या AHU को बंद कर रहे हैं, तो इस तरह से वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि पॉजिटिव एयर नेगेटिव में ना जाए, नेगेटिव एयर पॉजिटिव में ना जाए। सिंक्रोनाइजेशन इसकी होनी चाहिए कि फ़ैन इस तरह से हमारे बंद हो, ताकि जो हमारी नेगेटिव एरिया वाली एयर है वो पॉजिटिव एरिया में ना आ जाए, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। इसके अलावा आपने जो भी रूम के अंदर डिजिटल या एनालॉग मैग्नेटिक गेजेस लगा रखे हैं जो प्रेशर बताते हैं रूम का, उन सब की मॉनिटरिंग आपको करनी है। आपने जो भी एयर बाहर निकालनी है इन्वायरमेंट में, आपने उसको HEPA फिल्टर के थ्रू फिल्टर करके ही निकालना है। और आपको सिंगल पास एयर हैंडलिंग सिस्टम लगाने हैं। इसका मतलब है कि जो आपने AHU आपने लगाया है वो सिर्फ हवा देगा, वो उसको रीसर्कुलेट नहीं करेगा। तो ऑन्कोलॉजी और हार्मोन के अंदर आपने एयर को रीसर्कुलेट नहीं करना है। एक तरफ एक AHU हवा दे रहा है, दूसरा AHU बाहर हवा फेंक रहा है वातावरण में, और दोनों के अंदर आपको HEPA फिल्टर लगाना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो भी HEPA फिल्टर आपको लगाने हैं वो बैग इन बैग आउट वाले HEPA फिल्टर लगाने हैं। ये स्पेशल टाइप के HEPA फिल्टर्स होते हैं। इस चेंजिंग रूम में भी आपको वैसे ही हवा रखनी है, मतलब HEPA फिल्टर से फिल्टर की हुई हवा रखनी है जैसी आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर हवा रख रहे हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत से उपाय करने हैं। आपको एयरलॉक्स बनाने हैं, आपको पास बॉक्स बनाने हैं, पास थ्रू हैचेस बनाने हैं, और आपको प्रेशर डिफरेंशियल आपको मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, जिससे कि आपकी सारी कंटेमिनेशन कंट्रोल हो सके। फिर जो भी पर्सन आपके एरिया से काम करके बाहर जा रहे हैं, तो उनकी डी गाउनिंग का क्या प्रोसीजर है। आप उनको एयर शावर से पहले पास कर रहे हैं, या एक मिस्ट शावर से ही पास कर सकते हैं। मिस्ट शावर से क्या होता है कि जो पाउडर आपकी ड्रेस पे लगा होता है वो ड्रेस पे ही चिपक जाता है, तो इससे
बाहर कंटेमिनेशन नहीं होती है। फिर इसको जहाँ भी आप वॉशिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी कंपनी में वॉशिंग कर रहे हैं, तो जो आपका इसको ड्रेस को वॉश करने वाला स्टाफ है, जिसको लॉन्ड्री स्टाफ कहते हैं, कहीं उसको तो कोई हानि नहीं पहुंच रही है उस पाउडर से, तो उसको भी मास्क वगैरह डालने अपने प्रॉपर ये, या ऐसे इन्वायरमेंट में अब वॉशिंग करनी है जहाँ पे वो इस तरह के पार्टिकल्स को ना इनहेल कर पाए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका जो प्राइमरी एरिया है और सेकेंडरी एरिया है, फॉर एग्जांपल आपकी ब्लिस्टर मशीन चल रही है जो प्राइमरी एरिया में, और सेकेंडरी पैकिंग के अंदर आपकी स्ट्रिप्स जा रही हैं, तो वहाँ पे माउस होल होता है, तो उससे भी तो आपकी जो भी पार्टिकल्स या पाउडर वाली एयर है वो बाहर जा सकती है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको एक बीच में एक पास बॉक्स लगाना है उस माउस होल के बीच से, तो मतलब आपका जो भी स्ट्रिप्स आपकी बाहर निकल रही हैं या आपकी ड्राई सिरप की बोतल्स बाहर निकल रही है, उस पास बॉक्स से होके वो बाहर जाएंगी, और उस पास बॉक्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर आपको रखना है, ताकि वो पास बॉक्स आपकी दोनों तरफ की एयर को सक्शन करता रहे, और जो क्लीन रूम की हमारी एयर है वो सेकेंडरी पैकिंग एरिया में ना जा पाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट है। इसके अलावा जो हेपा फिल्टर आपको लगाने हैं वो टर्मिनली माउंट लगाने हैं, मतलब आपको सीलिंग में लगाने हैं हेपा फिल्टर। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने AHU में हेपा फिल्टर लगा दिए, क्योंकि फिर आपकी जब प्रोसेसिंग चलती है तो डक्ट के अंदर पाउडर आपका जा सकता है। आपको और भी कोई प्रोसीजर्स आप फॉलो कर सकते हैं, बायो सेफ्टी कैबिनेट लगा सकते हैं, आइसोलेशन सिस्टम लगा सकते हैं, और ग्लव बॉक्सेस आप दे सकते हैं, मतलब जिसमें ग्लव्स बने रहते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे आइसोलेटर इस टाइप के होते हैं। आपको जगह जगह आपको अपने जो भी AHU सिस्टम है उसकी ड्राइंग्स को भी डिस्प्ले करना है, जहाँ पे प्रेशर कितना कहाँ पे रखा गया है और प्रेशर कहाँ पे कितना है उसकी आपके पास इंडिकेटर जैसे मैग्नेटिक गेज आपको लगी रहनी चाहिए। आपके पास इमरजेंसी पावर सप्लाई का प्रोविज़न होना चाहिए। एकदम लाइट चली गई और वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंशियल में दिक्कत आ सकती है, कंटेमिनेशन फैल सकती है पाउडर्स की, तो आपको जनरेटर सिस्टम वगैरह रखने हैं। और आपको जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एयर फ्लो चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, या और पार्टिकल काउंट जैसी भी चाहिए, वो सारी आपको अपनी मेंटेन करनी है। ये सारी हमारी 7 मतलब एयर हैंडलिंग सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 के बारे में, वो है एयर हैंडलिंग यूनिट्स मतलब AHU। इसमें अगर आपको एयर को रीसर्कुलेट करना है तो उसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप एयर को 100% आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो आप एक एनर्जी रिकवरी व्हील भी लगा सकते हैं। एनर्जी रिकवरी व्हील का मतलब ये है कि जो ठंडी एयर को आप जब वातावरण में निकाल रहे हैं तो उसमें आपका कूलिंग लॉस हो रहा है, तो एक व्हील रिकवरी व्हील लगा देते हैं, जिससे कि जो हम उस व्हील के थ्रू हमारे जो हम एयर जब अंदर देंगे तो कूलिंग वहाँ पे ट्रांसफ़र हमारी हो जाएगी। जब भी आप ये एनर्जी रिकवरी व्हील लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके थ्रू कहीं एयर कंटेमिनेट तो नहीं हो जाएगी हमारी अंदर सप्लाई करने वाले। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करना है। और अगर आप एयर को रीसर्कुलेट करने हैं तो आपको डबल हेपा लगाने हैं। मतलब एक तो जो कमरे से हवा निकाली है आपने, जब बाहर निकली हवा तो उसके आगे आपने हेपा फिल्टर लगा दिया। उसके बाद जब आप दोबारा उसको रूम में भेज रहे हैं तो दोबारा आपको अपने हेपा फिल्टर लगाना है। उसके बाद जब भी आप AHU जब काम ख़त्म हो जाता है शाम को आपका, या शिफ्ट जब भी ख़त्म होती है, उसके बाद आपने AHU को कौन से AHU को कब बंद करना है, इसकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो पहले जो नेगेटिव वाला जो AHU आप पहले उसको बंद कीजिए, उसके बाद आप पॉजिटिव वाले AHU को बंद कीजिए। और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि हमारे जो भी मेंटेनेंस स्टाफ की गलती से ऐसा ना हो कि पहले हम रिवर्स कर दें, मतलब पहले पॉजिटिव वाला AHU बंद कर दें फिर नेगेटिव वाला AHU बंद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 8 नंबर AHU के बारे में डिटेल में बताया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9 सेफ चेंज फिल्टर हाउसिंग। तो जो फिल्टर की जो हाउसिंग होती है ना इस तरह हजार्डस प्रोडक्ट्स के लिए, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। बैग इन बैग आउट टाइप के फिल्टर्स होते हैं हमारे, जिससे कि जो भी ऑपरेटर उनको चेंज कर रहा है वो उसको कोई भी ये इनहेलेशन ना कर पाए, वो उसको वो उसकी प्रोटेक्शन रहे, प्रोटेक्शन फ्रॉम
डस्ट फ्रॉम फिल्टर्स एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, जब भी आप फिल्टर को चेंज कर रहे हैं तो डस्ट जनरेट ना हो, जिससे डस्ट हमारे इन्वायरमेंट में जा सकती है। जो फाइनल फिल्टर्स होंगे आपके सेफ चेंज यूनिट के अंदर, वो हेपा फिल्टर होने चाहिए S3 क्लासिफिकेशन के तहत। और आपको फिल्टर्स की क्या लाइफ है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजार्डस आपकी एयर एग्जॉस्ट हो रही है, तो वहाँ पे आप डबल लेयर ऑफ हेपा फिल्टर भी लगा सकते। तो मैं एक हेपा फिल्टर, उसके बाद एक और हेपा फिल्टर, तक कभी गलती से कोई एक फिल्टर चौक हो गया या फट जाए तो हमारा इन्वायरमेंट कंटेमिनेट ना हो। और हमारे जितने भी फिल्टर बैंक्स हैं, मतलब जहाँ भी हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, चाहे AHU में या नीचे हमारे प्रोडक्शन एरिया में, वहाँ पे मैग्नेटिक गेजेस होनी चाहिए हमारी, डिजिटल या एनालॉग टाइप की। तो जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो फिल्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा उन पे डस्ट लोडिंग हो गई है, कितना चौक हो गए हैं वो, और उनकी लाइफ कितनी बची हुई है। और आपको फ़िल्टर्स की मॉनिटरिंग करनी है रेगुलर टाइम पे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक उन पे ज़्यादा मीडिया लॉग इन हो गया तो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो बस्ट भी हो सकते हैं, जिससे हमारी एम्बिएंट जो भी इन्वायरमेंट एयर है वो सारी कंटेमिनेशन हो सकती है। और आप चाहें तो अपने फिल्टर्स में कितना ज़्यादा प्रेशर हवा का पड़ता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और जो भी आपके फ़िल्टर पे आप प्रेशर गेज लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको देना चाहिए कि इस रेंज से इस रेंज तक हमारा अगर रीडिंग दे रहा है प्रेशर गेज, तो इसका मतलब हमारा फ़िल्टर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक लिमिट हो जाएगी, एक्शन लिमिट के भी यहाँ तक आ गया तो हमारे को चेंज करना है। इसके अलावा जो हमारे इंस्टॉल्ड फ़िल्टर लीकेज टेस्ट भी हमारे को करने हैं कि हमारे फ़िल्टरों से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। इसके लिए ISO के स्टैंडर्ड से उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, मतलब जब हवा आ रही है और जब हवा जा रही है, तो दोनों तरीके से आपको इसको चेक करना है। तो जो भी अगला पॉइंट ये कहते हैं हमारे पॉइंट 9 के अंदर कि जो भी आपकी एग्जॉस्ट एयर फैसिलिटी से जा रही है या डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम से जा रही है या FBD से जा रही है, कोटिंग पैन से जा रही है, तो वो हमेशा सेफ चेंज फिल्टर हाउसिंग से ही जाएगी। उसी के बाद आप उसको इन्वायरमेंट में निकाल सकते हैं। और जब भी आप एग्जॉस्ट एयर को इन्वायरमेंट में निकाल रहे, चाहे आप उसको HEPA फिल्टर से ही फिल्टर करके निकाल रहे, तब भी वो एग्जॉस्ट पॉइंट दूर से दूर होना चाहिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, ताकि वो जो एग्जॉस्ट करी हुई एयर दोबारा से आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ना आ पाए। और जब भी आप बहुत ज़्यादा डस्ट से भरे हुए फ़िल्टर को आपने हैंडल करना है, तो आप कोशिश कीजिए आप उसको एक ऐसे रूम में करें जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो एयर का, और जो आपका कर्मचारी है वो पूरी प्रॉपर एक गाउनिंग डाल के वो तभी आप उसको हैंडल करें। और जो पोर्टेबल आपके वैक्यूम क्लीनर्स हैं या पोर्टेबल डस्ट कलेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी आपको HEPA फिल्टर्स की ही फिटिंग करनी है। और उनको आपने जब खाली करना है वैक्यूम क्लीनर को या डस्ट एक्सट्रैक्टर को खाली करना है, सर्विस करना है, उसको भी उसी रूम में करना है जहाँ पे आपको नेगेटिव प्रेशर हो और वहाँ पे आपके HEPA फिल्टर्स लगे हों। और आपको पूरे रिकॉर्ड रखने हैं जब भी आप अपने HEPA फिल्टर्स को या जो भी कंटेमिनेटेड आपके फिल्टर्स हैं या ख़राब फिल्टर्स को आपने डिस्पोज ऑफ करना है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये शेड्यूल एम में ये डिटेल दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 10 के बारे में, पर्सनल डिकंटेमिनेशन सिस्टम। तो जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जब वो बाहर निकल रहे हैं प्रोडक्शन एरिया से, तो कंटेमिनेंट्स अपने कोट पे लेके वो बाहर ना निकल पाएँ, इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ देनी है। आप एयर शावर दीजिए, मिस्ट शावर दीजिए, वाटर शावर दीजिए या उनको बाथिंग एरिया दीजिए। और जब भी आप एयर शावर दे रहे हैं तो उसकी भी एयर आपको ध्यान रखनी है कि वो रीसर्कुलेट नहीं करनी है आपको एयर को। और कोई भी आपको फ्लशिंग डिवाइसेस सिमिलर टू एयर और मिस्ट शावर पर्सनल के लिए आपको जैसे आप दे रहे हैं वैसे ही जो मटेरियल आपका निकल रहा है, जो आपकी स्ट्रिप्स निकल रही हैं या आपकी बॉक्सेस निकल रहे हैं, उन पे भी पाउडर लग के या ड्राई सिरप की बोतलें मान ले आ रहे हैं, तो हो सकता है उनके भी पाउडर लग के आ रहा हो, तो उस पर भी आप एयर शावर दे सकते हैं, ताकि जो आपके फिलिंग एरिया से, पाउडर फिलिंग एरिया से जो ड्राई सिरप की बोतल्स बाहर निकल रही हैं, ड्राई इंजेक्शन की बोतल बाहर निकल रही हैं, वो भी आपकी एक टाइप के एयर शावर से हो के आएँ, ताकि उनके ऊपर कोई भी पाउडर पार्टिकल्स लग के बाहर ना आ पाए। और जो भी आप लिक्विड या एयर जो कंटेमिनेटेड आप बाहर निकाल रहे हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना कि जो वेस्ट हैंडलिंग एजेंसी है
वो कैपेबल है ना या ऑथराइज है उस हजार्डस मटेरियल को हैंडल करने के लिए। और जो भी आदमी आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आ रहा है उसको आपको शावर लेके ही वो एंटर करे, ये पर्सनल डिकंटेमिनेशन 10 नंबर के अंदर बताया गया है। इसके अलावा अब 11 नंबर पे बात करते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बारे में। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बारे में वो कह रहे हैं भाई इसमें आपके लिक्विड और सॉलिड वेस्ट दोनों तरह के आपके निकल सकते हैं। उसके आपके कोई भी प्रोडक्ट की दोबारा से कंटेमिनेशन ना हो जाए, पर्सन की कंटेमिनेशन ना हो जाए और इन्वायरमेंट की कंटेमिनेशन ना हो जाए। इस तरह से आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और जो एजेंसी आउटसाइड की अगर एक्सटर्नल एजेंसी आप हायर कर रहे हैं तो वो भी ऐसी हो कि वो उस हजार्डस मटेरियल को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो। फिर जो आपका जो मेंटेनेंस का स्टाफ है उसके बारे में 12 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटी हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल इज़ रिलायबल ऑन, मतलब मेंटेनेंस के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर अपने AHU की अपनी फैसिलिटी की पूरी मेंटेनेंस करें और सारे पैरामीटर्स उस स्पेसिफाइड रेंज में रहें। इस चीज़ का ध्यान मेंटेनेंस स्टाफ को करना है। 13 नंबर पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है उनसे कहते हैं कि आपको अपनी सारी सिस्टम की क्वालिफिकेशंस और वैलिडेशंस करनी है। मतलब जो प्रोसेस वैलिडेशन है, क्लीनिंग वैलिडेशन है, HVAC वैलिडेशंस हैं, तो ये सारी वैलिडेशंस आपकी होनी चाहिए। और इस तरह से ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा पार्ट 3 हार्मोन ऑन्कोलॉजी और एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ये कंप्लीट होता है। और आप अपनी फैसिलिटी में इस तरह का कोई भी चेंज चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इस तरह की फैसिलिटी अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फार्माडोक्स कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, शेड्यूल एम आ गया, ये कोई हवा नहीं है। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम आपकी ऑडिट करेंगे, आके आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके प्रीमाइसिस चेक करेंगे। एज़ पर शेड्यूल एम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हम आपकी कंप्लाई करेंगे। आप फार्माडोक्स कंसल्टेंट को कॉल कीजिए 9996859227 पे, या मेल कीजिए contact@farmadox.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू।